हाय फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज मैं कक्षा दूसरी से लेकर के कक्षा 10वीं तक के विद्यार्थियों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है विराम चिन्ह। इस विषय से रिलेटेड प्रश्न तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते हैं और साथ ही साथ विद्यार्थी जो कि भिन्न भिन्न कक्षाओं में पढ़ रहे हैं उनको भी हिंदी भाषा को लिखते समय अच्छी तरह से भावों को व्यक्त करने में बड़े ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं ये विराम चिन्ह। आइए बिना देर किए, बिना विलंब किए समझते हैं कि विराम चिन्ह क्या है। मित्रों, विराम शब्द का मतलब ही होता है रुकने की प्रक्रिया। अर्थात जब हम कोई भाषा लिख रहे हैं, जब हम अपने मन के उद्गारों को, भावों को, विचारों को व्यक्त करते हैं तो उन विचारों में जहाँ पर ठहराव की ज़रूरत है, जहाँ पर रुकने की ज़रूरत है, ताकि पाठक को या पढ़ने वाले को हमारी लिखी हुई बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए, उसके लिए हम कुछ चिन्ह या निशान इस्तेमाल करते हैं। उन निशानों को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बोलते समय तो हम जगह जगह पर जैसा भाव रहता है उसके अनुसार ठहराव लेते हैं, उसके अनुसार अपने चेहरे के हाव भाव, अपने शरीर की भाव भंगिमा बदल करके सामने वाले को अपने मन की बातों को, विचारों को स्पष्ट कर देते हैं। सामने वाला हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे चेहरे के हाव भाव को देख करके आसानी से समझ जाता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें एक चीज़ और नज़र आती है कि जब हम विराम चिन्ह शब्द बोलते हैं तो वहाँ जो चिन्ह बोलते हैं, चिन्ह, उसको हम चिन्ह बोलते हैं। चिन्ह न आधा बोलते हैं और ह पूरा बोलते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर न आधा नहीं है बल्कि ह आधा है। तो हम चिन्ह न बोल करके चिन्ह बोलेंगे। अब जानेंगे कि विराम चिन्हों को किन किन रूपों में प्रयोग किया जाता है, विराम चिन्ह हैं क्या। इसकी एक फॉर्मल, एक ढंग से परिभाषा अगर हम बताने की कोशिश करें तो ये होगी कि रुकने की प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए कुछ निशान प्रयोग किए जाते हैं। इन्हीं निशानों को विराम चिन्ह कहा जाता है। अब ये प्रमुख विराम चिन्ह मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और मुझे उम्मीद है कि इसके अलावा और कुछ विराम चिन्ह जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना जान जाएंगे तो चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे आपका किसी कक्षा का कोर्स हो, इसके अंदर सारे विराम चिन्हों के प्रयोग आप सीख जाएंगे। तो चलिए बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह। सबसे पहले आता है पूर्ण विराम। देखिए, आप इसको किसी भी क्रम में पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं कि सबसे पहले आप पूर्ण विराम पढ़ें या प्रश्नवाचक चिन्ह पढ़ें। आप किसी भी निशान को सबसे पहले पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि ज़्यादातर जो प्रयोग होता है वह है पूर्ण विराम। आइए सबसे पहले हम पूर्ण विराम स्टार्ट करते हैं। पूर्ण विराम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप, इस चिन्ह का प्रयोग कथन के पूर्ण होने पर किया जाता है। कहने का तात्पर्य है जब कोई कथन, जब कोई कही हुई बात या सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो उसके कंप्लीट होने पर इस निशान का प्रयोग किया जाता है। इस निशान को हम एक सिंगल लाइन वर्टिकली जो हम खींचते हैं ऊपर से नीचे की ओर, एक सीधी रेखा, ठीक है, एक सीधी लाइन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह विस्मयादिबोधक एवं प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर सबके लिए प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं आप? चाहे वाक्य नकारात्मक हो, चाहे आज्ञा सूचक हो, ये किसी भी तरह के वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। खाली दो तरह के वाक्यों पर ध्यान दीजिएगा। एक है विस्मयादिबोधक, जहाँ आश्चर्य वाली बात की जाती है, दुख वाली बात की जाती है, या किसी अन्य तरह का भाव व्यक्त किया जाता है, वहाँ विस्मयादिबोधक वाक्यों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। और साथ ही साथ प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़ करके अन्य वाक्यों में इसका प्रयोग ज़्यादातर देखने को मिलता है। कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं। हमारे विद्यालय में शनिवार को भी अवकाश रहता है। वाक्य खत्म हो गया। है के बाद जो एक सीधी रेखा खींची गई है, एक सीधी लाइन खींची गई है, वही है पूर्ण विराम। दूसरा वाक्य है शराब
शरीर और आत्मा का नाश करती है। यहाँ देखिए वाक्य खत्म हुआ है के बाद एक सीधी लाइन खींची गई है, ये है पूर्ण विराम। तुम्हें क्या बताऊं कि मैं क्या चाहता हूं। यहाँ भी वाक्य खत्म हो गया, पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। दूसरा विराम चिन्ह है प्रश्न सूचक चिन्ह, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क जिसको हम कहते हैं। देखिए ये किस तरह से बना हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं जो मैंने हाईलाइट किया। जिन वाक्यों के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है उनके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह क्यों नहीं आया। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का निशान लगाया गया है। आप इसको अच्छी तरह से इस निशान को देख सकते हैं। दूसरा वाक्य है तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ भी प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो हमने ये जाना कि जहाँ कोई वाक्य किसी प्रश्न का बोध कराता है उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। आप किसी भी तरह का कोई भी ऐसा वाक्य बना सकते हैं जिसमें किसी प्रश्न का बोध हो, उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाएगा। लिखते समय, बोलते समय तो हम हाव भाव से ऐसा व्यक्त करते हैं, मालूम पड़ जाता है सामने वाले को कि मैं कोई प्रश्न पूछ रहा हूं या हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। विस्मय सूचक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यहां देख लीजिए एक निशान बनाया गया है, इस निशान को ही हम कहते हैं विस्मय सूचक चिन्ह। यह घृणा, हर्ष, क्रोध, विस्मय, शोक जैसे भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के आगे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी इसका प्रयोग वाक्य के अंत में भी किया जाता है, जैसे अरे वह कहाँ चला गया, वाह वह प्रथम आया। यहाँ आप देख सकते हैं कि विस्मय, शोक, आश्चर्य इत्यादि शब्दों को व्यक्त करने वाले शब्दों के बाद भी लगाया जाता है। और कभी कभी वाक्यों के अंत में भी जो पूरे वाक्य ही विस्मय, आश्चर्य, शोक, दुख इत्यादि का भाव प्रकट करते हैं, उनके अंत में भी इस तरह का निशान प्रयोग किया जाता है। यह निशान बिल्कुल पूर्ण विराम से मिलता जुलता है। सीधी लाइन खींची जाती है, सीधी रेखा खींची जाती है और उसके नीचे एक छोटा सा डॉट, एक छोटा सा बिंदु लगा दिया जाता है। अगला निशान है अर्धविराम। अर्धविराम को हम इंग्लिश में कहते हैं सेमी कॉलन, और यह एक ऊपर बिंदु की तरह से लगता है और नीचे एक अल्प विराम या कॉमा की तरह से लगता है, जिसको हम सेमी कॉलन कहते हैं। ये दोनों निशान मिल करके सेमी कॉलन कहे जाते हैं। इनका प्रयोग एक साथ किया जाता है। अब इसका प्रयोग कब किया जाता है? पूर्ण विराम की तुलना में जब कुछ कम अवधि के लिए रुकना हो तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम मसूरी पहुंचे। अब देखिए एक बात खत्म हो रही है, हम मसूरी पहुंचे, यहां पर इस तरह का निशान लगाया गया, फिर लिखा गया हाथ मुंह धोया, कपड़े बदले और सैर के लिए निकल पड़े। यहां पर आप देख सकते हैं कि दो बार वाक्यों में थोड़ा थोड़ा विराम लिया जा रहा है। पूर्ण विराम की तरह से पूरा विराम नहीं लिया जा रहा है, बल्कि अर्ध विराम या थोड़ा सा विराम लेकर के आगे बात कही जा रही है, तो यहां पर अर्ध विराम का प्रयोग किया गया। दूसरा वाक्य है वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। अब यहां लिखा गया वह विद्यालय नहीं आया, यहां ठहराव लिया जा रहा है, और जब ठहराव लेकर के बात की जाए, देखिए कई बार हम क्योंकि लगा करके डायरेक्ट भी वाक्य लिख लेते हैं, यहाँ अर्धविराम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर अर्धविराम का निशान लगाया गया है, इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ पर बोलने वाला थोड़ा विराम लेकर के आगे की बात कह रहा है, और ये विराम चिन्ह उन हाव भावों को व्यक्त करने में बड़ी मदद देते हैं जो कहने वाला या वक्ता अपनी बॉडी लैंग्वेज से या अपने हाव भाव से व्यक्त करने की कोशिश किया है। बच्चा रोता रहा, माँ उसे डांटती रही। यहाँ जो हम विराम ले रहे हैं, बच्चा रोता रहा, माँ उसे डांटती रही, तो हमारे बच्चा रोता रहा इतना पार्ट कहने के बाद दूसरा पार्ट वाक्य का कहने में जो बीच में थोड़ा सा बीच में थोड़ी सी जो रुकावट आ रही है, इस रुकावट को व्यक्त करने के लिए ही अर्धविराम का प्रयोग किया गया है।
अर्धविराम देख लीजिए, शब्द के बगल में लगा हुआ है एक डॉट ऊपर और उसके नीचे एक कॉमा की तरह से, अंग्रेजी के 9 नंबर की तरह से, तो उसको पहचान लीजिए अच्छी तरह से। तो हमने 3 निशान पढ़े, 4 निशान हो गए। एक निशान हो गया पूर्ण विराम, दूसरा प्रश्न सूचक चिन्ह, तीसरा विस्मय सूचक चिन्ह और चौथा अर्धविराम। 5वें में चलते हैं अल्प विराम, जिसको हम कहते हैं कॉमा। यह देख लीजिए कैसे बनता है, शब्द के बगल में ये लगाया जाता है और अंग्रेजी के 9 नंबर की तरह से होता है, बहुत छोटा सा लिखा जाता है। प्रयोग कब किया जाता है ये देख लीजिए, जब वाक्य में अर्धविराम, जो अभी अभी हमने ऊपर सीखा, जहां हम पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकते हैं, उससे भी जब हम कम रुकते हैं, यानी अर्धविराम से भी जब कुछ कम समय के लिए रुकना हो, तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने आने को कहा था, अतः उसकी प्रतीक्षा करूंगा। यहां देखिए थोड़ा सा रुका जा रहा है, थोड़ा सा ठहराव हो रहा है, इसलिए अल्प विराम का प्रयोग किया गया। अगर थोड़ा ज्यादा ठहराव होगा तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए यहां जब कई शब्द लिखे जाते हैं एक ही जाति के, जैसे नदियों के नाम लिखे गए हैं, पेड़ों के नाम लिखे गए हैं, शहरों के नाम लिखे गए, गांवों के नाम लिखे गए, लड़कों या विद्यार्थियों के नाम लिखे गए, किसी देश का नाम लिखा गया या किसी भी चीज़ का नाम लिखा जाए, कई तरह के सामानों का नाम लिखा गया, तो भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा गया है नदियों का नाम, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी भारत की प्रसिद्ध नदियाँ हैं। गौर करेंगे यहाँ पर तो हर एक शब्द के बाद एक छोटा सा निशान लगाया गया, और ये जो छोटा सा निशान है ये निशान ही अल्प विराम है, जिसको हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। गांधी जी ने कहा, अब देखिए यहाँ गांधी जी ने कहा, ये बात कंप्लीट हुई थी, यहाँ पर एक छोटा सा कॉमा लगाया गया, अल्प विराम लगाया गया, बात में थोड़ा सा ठहराव आया और बाद में जो गांधी जी ने कहा है उस बात को लिखा गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अगला वाक्य, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब देखिए वाक्य कंप्लीट हुआ तो पूर्ण विराम आया, और हाँ थोड़ा सा हाँ बोलने के बाद हल्का सा ठहराव आया, इसलिए वहाँ अल्प विराम से हाँ को अलग किया गया है। तो बोलते समय भी हमें इस बात का ध्यान देना है, जब हम किसी की लिखी हुई बात में जो विराम चिन्ह आए हैं उसको स्पष्ट ढंग से जाहिर करें, तो पाठक को भी ये समझदारी, यानी रीडर को भी या पढ़ने वाले को भी पढ़ते समय इस बात का ध्यान देना है कि हमें उस वहाँ पर थोड़ा सा ठहराव व्यक्त करना है। हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो यहाँ जो थोड़ा सा हाँ के बाद ठहराव आ रहा है उसको व्यक्त करने के लिए अल्प विराम लगा है, और ये निशान कॉमा या अल्प विराम कहलाता है। अगला वाक्य, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। नहीं बोलने के बाद जो हल्का सा ठहराव हम ले रहे हैं उस ठहराव को व्यक्त करने के लिए अल्प विराम लगाया जाएगा। अब आगे आता है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम क्या है? कॉलन। कॉलन क्या है देख लीजिए, जहां 2 डॉट लगाए जाते हैं। देखिए हमारे पास फॉन्ट इतना एग्जैक्ट नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बड़ा यहाँ लगा दिया हूँ। बीच में थोड़ा सा गोल बनाते समय बीच में जगह खाली दिख रही है, आप 2 डॉट लगाएंगे, सिंपली समझ लीजिए। यहाँ देखिए कॉलन जो इंग्लिश का मैंने ब्रैकेट में लिखा है वहाँ पर उस निशान को व्यक्त किया है। अपूर्ण विराम क्या है इसको समझ लीजिए। इस निशान का प्रयोग शीर्षक यानी टॉपिक लिखते समय एवं निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे प्रेमचंद्र एक अध्ययन। अब प्रेमचंद्र के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी दी गई, उसके ऊपर एक अध्ययन करना है प्रेमचंद के ऊपर। तो यहाँ प्रेमचंद्र एक अध्ययन, कंप्यूटर आज के युग की अनिवार्यता, ठीक है। तो वहाँ पर एक इस तरह के निशान का प्रयोग किया जाएगा जहाँ 2 डॉट लगाया जाएगा, और उसी को कहा जाता है अपूर्ण विराम या कॉलन, ठीक है। मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो बाईं तरफ कोलन के निशान के बाईं तरफ शब्द आएगा, दाईं तरफ उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन या उसी के बारे में डिटेल बताई जाती है। आगे देख लीजिए, निर्देशक चिन्ह जिसको हम कहते हैं डैश, एक छोटा सा निशान होता है जो माइनस मार्क की तरह से दिखता है। इसको हिंदी में कहते हैं निर्देशक चिन्ह या रेखिका। इस चिन्ह का प्रयोग आगे आने वाले विवरण को
संकेतित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, संकेत किया जाता है। जैसे गांधी जी कहते थे, एक डैश लगाया गया, सत्य ईश्वर का रूप है। ग्राहक ने क्या कहा, डैश लगाकर लिखा गया, इस छाते का क्या मूल्य है। दुकानदार डैश लगा के, यह 50 रुपए का है। विद्यार्थी में 2 गुण होने चाहिए, आज्ञाकारिता, परिश्रमशीलता। ठीक है, आगे आ जाइए। तो विद्यार्थी में 2 गुण होने चाहिए के बाद एक डैश लगाया गया, फिर आगे की बात लिखी गई। दुकानदार ने जो बात कही, डैश लगा करके लिखा गया। ठीक है, जब आगे आने वाली बात का विवरण देना होता है, संकेत करना होता है, तो वहां इस तरह का निशान लगाया जाता है। इसका नाम ही है निर्देश, यानी निर्देशक चिन्ह। कोई चीज निर्दिष्ट करता है, दिखाता है, बताता है। अब अगला आता है विवरण चिन्ह। क्या आता है? विवरण चिन्ह। विवरण मतलब जब किसी चीज की डिटेल में जानकारी दी जाती है तो उसको देने से पहले एक निशान लगाया जाता है। उस निशान को कहा जाता है विवरण चिन्ह। और ये 2 निशानों का मिश्रण होता है, कोलन और डैश, यानी निर्देशक चिन्ह और कोलन। कोलन को क्या कहा गया? आपने ऊपर देखा, कोलन को अपूर्ण विराम। ठीक है, अपूर्ण विराम कहा गया इसको। और डैश को क्या कहा गया? निर्देशक चिन्ह। तो अपूर्ण विराम और निर्देशक चिन्ह को मिला करके इस चिन्ह को बनाया जाता है, इसका नाम है विवरण चिन्ह। और कोलन यानी अपूर्ण विराम का निशान 2 डॉट और उसके बाद डैश का निशान छोटा सा माइनस मार्क की तरह से लगाया जाता है। और इन दोनों निशानों को मिला करके एक निशान जो बनाया गया वह है विवरण चिन्ह। वाक्यांशों के विषय में कोई सूचना देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रिया के 2 भेद होते हैं, अब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद लिखा जाता है सकर्मक और अकर्मक। क्रिया के 2 भेद होते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि ये जो विवरण चिन्ह है इसका प्रयोग धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। लोग इसकी जगह निर्देशक चिन्ह का डैश का खाली प्रयोग करके काम कर ले रहे हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, उसके बाद डैश लगा के सकर्मक अकर्मक लिख देते हैं। लेकिन एक्चुअल में कुछ सालों पहले विवरण चिन्ह बहुत प्रचलन में था। ठीक है, जब हम किसी चीज का विवरण देते थे तो इस निशान का प्रयोग, जैसे क्रिया के 2 भेद होते हैं, अब इन दोनों भेदों का जो हम विवरण देने जा रहे हैं, जो डिटेल देने जा रहे हैं, उसको लिखने से पहले इस निशान का प्रयोग किया गया है। विवरण के लिए नीचे देखें ऐसा लिखा गया है। यहां मैंने डिटेल नहीं दिया तो इसको हटा देता हूं। अब आगे देख लीजिए, वहां एक्चुअली मैं एक लिंक देना चाह रहा था दूसरी वीडियो का, लेकिन यहां उचित नहीं है, बाद में मैं आपको दूंगा उसका लिंक। कोष्ठक देख लीजिए, ब्रैकेट आप जानते हैं। ठीक है, हल्का गोलाकार जो निशान बनाया जाता है बाईं और दाईं तरफ से, वह है कोष्ठक। कोष्ठक का प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। क और ख 2 स्थितियां हैं। क स्थिति में क्या है लिखा गया वो देख लीजिए। एकांकी अथवा नाटक के रंगमंचीय संकेतों को स्पष्ट करने के लिए, जैसे सैनिक प्रणाम करते हुए। अब सैनिक का जो भाव है, सैनिक का जो एक्शन है, जब हम ड्रामा लिखते हैं, एकांकी लिखते हैं, ठीक है, तो आप देख लीजिए नाटक या एकांकी जब लिखी जाती है तो उसमें जो पात्र लिखे जाते हैं, पात्र जो कुछ भी डायलॉग या संवाद अदा करते हैं, संवाद बोलते हैं, उन संवादों में उनके हाव भावों को स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट में यानी कोष्ठक में उनके हाव भाव लिखे जाते हैं। जैसे सैनिक जो कुछ भी डायलॉग बोलने वाला है वो किस ढंग से बोल रहा है या उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसका हाव भाव व्यक्त करने के लिए ब्रैकेट में लिखा गया है कि प्रणाम करते हुए। ठीक है, महाराज की जय हो, ख देख लीजिए। तो एक तो आप नाटक या एकांकी में इसका प्रयोग देखते हैं, जब पात्रों के हाव भावों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग ब्रैकेट में उस हाव भावों को व्यक्त किया जाता है, तो जो निशान लगाया जाता है वो है ब्रैकेट या कोष्ठक। अब देख लीजिए ख वाली स्थिति क्या होती है, किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए। जैसे जब किसी को आप कोई पत्र लिख रहे हैं या कहीं कोई आंसर लिख रहे हैं, आप उसको लिखते समय आपने देखा होगा कि
कभी कभी कोई डिफिकल्ट वर्ड आप यूज कर देते हैं, उसके बगल में फिर उसको इजी करने के लिए ब्रैकेट में आप उसका अर्थ लिख देते हैं, या कोई नाम या कोई जगह का नाम लिखते हैं और उसका उपनाम कोई है तो वो ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है। और कहीं कहीं किसी शब्द का ज्यादा विवरण देना होता है तो उसके बगल में ब्रैकेट में भी लिखा जाता है, और कहीं कहीं किसी शब्द का ज्यादा कठिन अर्थ है और उसका अर्थ सरल करके स्पष्ट करने के लिए भी ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां लिखा गया है, सावित्री ने सत्यवान। अब सत्यवान कौन था उसको स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट में लिख दिया गया, ताकि अगर कोई सत्यवान और सावित्री की कथा नहीं जानता है तो आसानी से समझ ले कि सत्यवान कौन था, सावित्री का पति। तो इसलिए लिखा गया सावित्री ने सत्यवान, यानी अपने पति। अब अपने पति जो लिखा गया वो सत्यवान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए लिखा गया, इसलिए उसको लिखने के लिए जो निशान प्रयोग किया गया वह है कोष्ठक या ब्रैकेट। ठीक है। सावित्री ने सत्यवान यानी अपने पति के प्राणों की रक्षा की। अब आता है योजक चिन्ह। सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूंगा, योजक चिन्ह आपको रोजमर्रा की जिंदगी में हिंदी भाषा पढ़ते समय कई बार देखने को मिलता है। इसका प्रयोग कई स्थितियों में होता है। कभी कभी हम विलोम शब्दों को या विपरीतार्थक शब्दों को जब एक साथ लिखते हैं तो भी होता है इसका प्रयोग। कई बार सेम स्पेलिंग या सेम शब्द, एक ही शब्द जब एक से ज़्यादा बार रिपीट होता है और उसकी पुनरावृत्ति होती है तो भी इस निशान को बीच में प्रयोग किया जाता है। तो कई स्थितियों में होता है। इसके अलावा द्वंद्व समास जो होता है, जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, उन दोनों के बीच में भी इस निशान का प्रयोग किया जाता है। अगर आप द्वंद्व समास नहीं जानते तो इतना ही जान जाइए कि द्वंद्व समास में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं ज्यादातर वो अपोजिट वर्ड्स होते हैं, ज्यादातर। ठीक है। अब देख लीजिए योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग एक ही जैसे दो शब्दों, विलोम शब्दों एवं द्वंद्व समास के शब्दों के साथ किया जाता है। तो एक पहली बात आ गई कि इस चिन्ह का प्रयोग एक ही जैसे दो शब्दों के बीच में किया जाता है, जहां सेम स्पेलिंग वाले शब्द दो बार रिपीट किए जाते हैं, जैसे छोटे छोटे, बड़े बड़े। अब ये छोटे छोटे, बड़े बड़े, भारी भारी, ऐसे शब्दों को जब हम बार बार लिखते हैं तो वहां पर बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसको हम हाइफन कहते हैं। विलोम शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो भी, और द्वंद्व समास के शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो भी। अब देख लीजिए, जैसे हानि लाभ लिखा गया, हानि लाभ विलोम शब्द है। जीवन मरण विलोम शब्द है। यश अपयश विलोम शब्द है। ठीक है। यह एक चौपाई जैसा प्रयोग किया है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, ये तुलसीदास की एक लिखी हुई चौपाई है, उसी को मैंने यहाँ कॉपी किया है। जीवन क्रम। ठीक है। अब देखिए यहाँ ये दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी नहीं है, विपरीत शब्द नहीं है, ये शब्द युग्म है। कभी कभी जो शब्द युग्म यानी ऐसे शब्द जो जोड़े के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उनके बीच में भी इस तरह का निशान प्रयोग किया जाता है। परीक्षा स्थल, प्रवेश पत्र, प्रार्थना पत्र इत्यादि जब हम लिखते हैं तो इन शब्दों के बीच में भी इस तरह का निशान प्रयोग किया जाता है। और ये छोटा सा जो माइनस मार्क है जो दो शब्दों के बीच में प्रयोग किया जाता है, यह योजक चिन्ह है। ठीक है। निर्देशक चिन्ह की तरह से लगेगा, लेकिन निर्देशक चिन्ह में और योजक चिन्ह में फर्क यही है, दोनों निशान सेम टू सेम है। निर्देशक चिन्ह की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है, योजक चिन्ह की लंबाई थोड़ी कम होती है। दूसरा अंतर यह है कि निर्देशक चिन्ह वाक्य के बाद में लगता है आगे की बातों को निर्देश देने के लिए, जबकि योजक चिन्ह शब्दों के बीच में प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह देख लेते हैं, जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमास दो तरह के होते हैं, उद्धरण चिन्ह दो तरह के होते हैं। एक तो डबल दिखेगा, दोहरा, और एक होता है इकहरा, यानी जिसमें सिंगल। लिखने में आप देखेंगे कि यह 6 और 9 की तरह से दिखेगा। देखिए जो पहला वाला होता है सिंगल वाला, वो 6 होता है, और दूसरा जो बाद में लगता है वो 9 की तरह से दिखता है। तो नंबर 6 और 9 की तरह से, 6 छोटा होता है तो पहले लगता है, 9 बड़ा नंबर है तो बाद में लगता है। तो जैसे
गिनती लिखते समय या नंबर लिखते समय 6 पहले आता है, 9 बाद में आता है, वैसे ही ये निशान जो 6 की तरह से बनता है वो पहले आता है, जो 9 की तरह से बनता है वो बाद में आता है। होता क्या है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं वो देख लीजिए। उद्धरण चिन्ह का जैसे मैंने बताया कि 2 तरह के होते हैं। ये जो डबल वाला होता है वो 66, 99 की तरह से दिखता है। इकहरा जो होता है वो 6 और 9 की तरह से। तो इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह, ये 2 तरह के उद्धरण चिन्ह है, पहले तो इसको समझ लीजिए। अगली बात जो आ रही है वो ये है कि इन निशानों का प्रयोग कब करेंगे और कैसे करेंगे। तो इन निशानों का प्रयोग भी समझ लीजिए थोड़ा सा। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि के लिए किया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है उसको डिटेल में समझ लीजिए। इस चिन्ह का प्रयोग जब हम किसी का उपनाम लिखते हैं, ठीक है, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख करके लिख देते हैं। किसी पुस्तक का शीर्षक लिखना है तो भी हम लिख देते हैं। किसी पुस्तक का कोई नाम है तो वहां पर डाल दिया जाता है। शीर्षक मतलब नाम। जैसे नीचे का उदाहरण आप देखेंगे तो आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। प्रियतम कविता के रचयिता हैं। अब देखिए, प्रियतम कविता का नाम है, इसलिए प्रियतम शब्द को क्या किया गया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में या एकल उद्धरण चिन्ह, क्या कहा जाएगा इसको, एकल उद्धरण चिन्ह या इकहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, इकहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा मतलब सिंगल, उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमा। कविता के रचयिता हैं। अब देखिए यहां निर्देशक चिन्ह लगाया गया है। कौन है कविता के रचयिता, निर्देशक चिन्ह लगा करके लिखा गया श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब निराला उनका उपनाम है सूर्यकांत त्रिपाठी का, तो इस उपनाम को यानी पेट नेम को क्या किया गया है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इकहरा उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा गया है। दूसरा उदाहरण है 1930 में हंस निकला और 1932 में जागरण। ये हंस और जागरण मैगजीन का नाम है, ये दोनों हिंदी की मैगजीन थी। ठीक है, हंस पत्रिका थी और जागरण भी पत्रिका थी। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। किसी के कहे वचन को ज्यों का त्यों लिखना हो, जैसे किसी की कही हुई बात या थॉट या विचार है तो उसको ज्यों का त्यों लिखने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा या दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लाला लाजपत राय ने कहा, अब कहा के बाद हल्का सा विराम लिया जा रहा है, इससे अल्प विराम का प्रयोग। उसके बाद उनकी कही हुई बात को डबल इन्वर्टेड कॉमा में देखिए लिखा गया है। कैसे लिखा गया है देख लीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा यहां देखिए लगा है, आप देख सकते हैं 66 की तरह से, और यहां देखिए लिखा गया है 99 की तरह से। देखिए मैंने इसको कलरफुल कर दिया है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, 66 और 99 की तरह से। आगे देख लीजिए लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह कैसा होता है, एक छोटा सा डॉट होता है, शब्द के बाद में लिखा जाता है या किसी अक्षर के बाद में लिखा जाता है। जब उस अक्षर से कोई बड़ा अर्थ या जब किसी अक्षर में कोई बड़ा अर्थ छिपा हो या बड़ा नाम छिपा हो, तो उसको, उस बड़े नाम को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम किसी अक्षर या किसी शब्द के बाद, ठीक है, उस निशान को लगा देते हैं और उसको लाघव चिन्ह कहते हैं। क्या होता है ये, जब कोई शब्द पूरा ना लिखकर संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, जैसे BA। अब बी का मतलब है बैचलर, ठीक है, बैचलर। ए का मतलब आर्ट्स, ठीक है, इसको पढ़ा कैसे जाता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब ये यहां देखिए डॉ लिख करके बाद में एक छोटा सा डॉट लगाया गया है, आप देख सकते होंगे आसानी से, मैं कर्सर बगल में कर देता हूं। उस डॉट को ही हम कहते हैं लाघव चिन्ह। इसको संक्षिप्त करने के लिए डॉक्टर शब्द को उसको डॉ करके लिखा गया, उसके बगल में डॉट लगाया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही पंडित नेहरू जब हम लिखते हैं प लिख करके एक डॉट लगा देते हैं। ठीक है, बगल में लगाया जाता है, ये ऊपर नहीं लगाया जाता, ऊपर लगाएंगे तो वो अनुस्वार की मात्रा हो जाएगी। त्रुटिपरक या हंस पद। त्रुटिपरक कैसा होता है, उल्टा वी लिखते हैं ना, अंग्रेजी का वी अक्षर, उसको जैसे उल्टा लिखा जाता है लगभग वैसा ही होता है।
वाक्य में जब कोई शब्द आदि छूट जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। सूरदास, ठीक है, सूरदास ने सूरसागर की रचना की। अब देखिए सूरदास के बाद ने लिखा जाना चाहिए था। ने जो मैंने ऊपर लिखा है ये बीच में आना चाहिए, लेकिन वो ने छूट गया था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि वो वाक्य लिखने के बाद उस निशान को लगाते हैं और उस निशान के ठीक ऊपर वो शब्द लिख देते हैं जो छूट गया था, या वो चीज वो अक्षर लिख देते हैं जो छूट गया था। ठीक है, तो इस निशान का प्रयोग जब कोई शब्द आदि छूट जाता है तब किया जाता है। तो मित्रों, आज ये आपको मैंने विराम चिन्हों को पढ़ाया। इन विराम चिन्हों के प्रयोग से आपके लेखन में काफ़ी सुधार आएगा। आप जो कुछ भी लिखेंगे वो प्रभावकारी होगा, समझने वाले या पाठक के लिए काफ़ी इजी होगा। इस महत्व को समझते हुए मैंने आज ये पाठ कंप्लीट किया। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे। और साथ ही साथ अगर आपने सच में पसंद किया है तो लाइक बटन दबा दीजिए। नए सब्सक्राइबर हैं चैनल के तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन जो बेल की घंटी वहाँ बनी हुई है उसको दबा दीजिए। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर मैं आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।